थोड़ा सा लगातार रहता है, उनसे संबंधित है, उनको काम से निकालने की प्रक्रिया है, उसको काम से ऐसे नहीं निकाला जा सकता है। तो वो औद्योगिक विवाद अधिनियम जो कानून है उसके अंदर आता है। हाँ, औद्योगिक विवाद का जो कानून है वो किस बारे में है? तो मालिक और मजदूर इनके बीच में जो संबंध होते हैं, ये संबंध में बहुत सारी चीजें आती है कि आप नए कर्मचारी को ले कैसे, किसी को हटाना है तो हटाए कैसे, अगर बहुत सारे लोगों का ट्रांसफर करना है तो वो ट्रांसफर करने का प्रक्रिया क्या होगा, ये सारी चीजें वो कानून में आ जाती है। इसीलिए अब ये जो पिंडवाड़ा में जो एक दो केस चल रहे हैं वो इसीलिए चल रहे हैं कि ये कानून को फटकार कर इसको, मतलब इसके बावजूद भी कानून गैर कानूनी तरीके से कुछ हरकतें की जा रही है, इसीलिए केस किया ना हमने। तो औद्योगिक विभाग के कानून में ये सारी चीजें आती है। एक तीसरा कानून है औद्योगिक श्रम स्थायी आदेश अधिनियम, ज्यादातर ये कारखानों में लागू होता है। तो उसमें ये सारी चीजें कही गई है कि आप नए मजदूरों को कैसे ले, आप मजदूरों की जो शिफ्ट होती है, घंटे काम के जो घंटे, वो शिफ्ट कैसे हो, किसी का अगर शिफ्ट बदलना है तो वो कैसा बदला जाए, या अगर किसी एक स्थायी रूप से कोई चीज की जा रही है, मतलब रोज की जो ऐसे कोई शेड्यूल है कि ये समय में आते हैं, यहाँ काम करते हैं, ये काम करते हैं, अगर किसी का बदलना है तो वो सारी चीजें ये कानून में आती है। तो ये तीनों कानूनों को हटा के अभी ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड आ गया है, मतलब औद्योगिक संबंध का जो कानून है। इसमें जैसे 3 चीजें दी गई हैं, एक तो है यूनियन के संबंधित, यूनियन कैसे बनेगी, यूनियन काम क्या होंगे, यूनियन का अधिकार क्या होंगे, वो कानून है। दूसरा है जो लोग कारखानों में काम करते हैं उनके काम की व्यवस्था से संबंधित जो कानून है वो है। और तीसरा है मालिक और मजदूर के बीच के जो संबंध का कानून है, औद्योगिक विवाद अधिनियम जिसको कहते हैं, जो मजदूर और मजदूरों के बीच, मजदूर और मालिक के बीच, और मालिक और मालिकों के बीच, तीनों तरह के विवादों को देखता है। ठीक है, तो ये 3 कानून है, ये दिए हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, जिसमें कह रहा था कारखानों में काम करने वालों का एक अलग कोड है, ये वो कोड है जो लोग कारखानों में काम करते हैं। यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जो पहले से थोड़ा बदलाव आ गया है। एक, मतलब अभी आप जो 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 लोग यूनियन के मेंबर है, जो संगठन के मेंबर है, उनके एक बहुत काम की बात आ गई है कि संगठन तो आप बना लेंगे, लेबर डिपार्टमेंट के साथ आप रजिस्ट्रेशन भी कर देंगे संगठन का, पर ऐसा हो जाता है ना, हम संगठन बना भी गए फिर भी जो मालिक है वो मजदूरों का, वो तो हमें हमारे पास ध्यान ही नहीं देगा, वो बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं मानता हूँ ये सब, मैं क्यों बात करूँ आप लोगों से। होता है ना ऐसा, पहले तो काका ने भी ऐसा किया होगा, उसने बोला होगा नहीं मैं क्यों सुनूं आपकी, आप कौन आते हैं। तो ये कानून में ऐसा लिखा है कि अगर किसी भी कारखाने में यूनियन है, या वो कारखाने की अपनी हो सकती है, वो राज्य में यूनियन हो सकती है, या किसी एक क्षेत्र के मजदूरों की यूनियन हो सकती है, अभी वो यूनियन को ऐसा अधिकार आ गया है कि वो मालिक वो यूनियन के साथ बात करे, जो पहले अधिकार नहीं था। पहले मालिक उनको थोड़ा फटका के बस ऐसे उनके पास ध्यान ना दे, बस ऐसे अपना सब चलता रहे, ऐसे भी कर लेते थे मालिक। अब ऐसा ना हो, इसीलिए उस ये कानून में ऐसा कहा है कि वो यूनियन के पास अधिकार है कि वो मालिक उनको रिकॉग्नाइज करे। ऐसे रिकॉग्नाइज मतलब उनको मान्यता प्रदान करे, है ना। उनकी जैसे जो होता है ना, वो कई बार ये कहता है मैं तो नहीं जानता है कौन सी यूनियन है, तो वो उसकी जानकारी को ध्यान में रखते हुए उसको मान्यता प्रदान करे। अभी जैसे आप शंकर जी उस वार्ता में थे, ध्यान हो तो वो कह रहा था, उसने कहा था कि साहब इनके साथ में 30% लोग नहीं है। तो 30% लोगों का जो नियम है इस कानून में वो है कि आप रिप्रेजेंटेटिव यूनियन हो, जिसको मालिक ने, क्या होता है कि एक कारखाना है, अलग अलग तरह के कारखानों में जो यूनियन बनती है, तो पुराना नियम ये था कि उसको मालिक, एक तो उसको रजिस्ट्रेशन कहाँ से मिलता है, लेबर डिपार्टमेंट। ये कानून का जो रजिस्ट्रेशन है वो लेबर डिपार्टमेंट से देता है। एक उसकी जो मान्यता है, उसके जो सही हिंदी तो मुझे भी एकदम याद नहीं आ रहा है, पहचान स्थापित करना, मतलब जो उसकी पहचान स्थापित करना है, वो असल में वो मालिक को करनी होती थी कि आप अगर मेरी फैक्ट्री में मजदूरों के मुद्दे उठाने, तो ये यूनियन, एक से ज्यादा यूनियन जब बन जाती है तो वो एक किसी यूनियन को अधिकार देते हैं। तो अभी ये है कि उसकी जरूरत नहीं है, मतलब उसको मानना पड़ेगा, रजिस्टर्ड जो यूनियन है वो मजदूरों की बात रख सकता है। ठीक है। दूसरी यहाँ चीज आती है, अभी कोई यूनियन होता है, यूनियन के तौर से हम क्या करते हैं, यूनियन क्यों काम आता है मजदूरों के, बताएंगे। अभी अरावली में जो लोग हैं, आप बताएंगे आप मजदूरों के हित के लिए क्या काम करते हैं, उनके हक और अधिकारों की लड़ाई। हाँ, लड़ाई करते हैं। आगे बात क्या रखना, करते हैं, थोड़ा विस्तार में बताएंगे क्या क्या करते हैं यूनियन मजदूरों के हक और अधिकार के लिए, कोई भी बताएंगे अरावली संगठन से, है ना यहाँ काफी लोग अरावली से क्या करते हैं, यूनियन में काम क्या है,
मजदूरों के हक का कानून क्या है? सब मैं ही बताऊंगा तो आप क्या बताओगे? आपको ही बताना है। वो और भी बताएंगे। सब मैं नहीं बताऊंगा, आपको भी बताना पड़ेगा सबको। क्या करते हैं यूनियन? बताइए, कुछ नहीं करते? करते हैं? क्या करते बताइए हैं? हमें क्या करते हैं? मतलब कहाँ पे मतलब कोई पीट देते मजदूर को, घर ठेकेदार है, घर मालिक, तो वहाँ जाके 10-15 दिन जाके भी वहाँ मतलब बातचीत कर सकते हैं, हाँ। मतलब कानून कार्रवाई कर सकते हैं और पुलिस में भी रिपोर्ट दे सकते हैं, उसके सही। घर पे भी जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं दबाव डालने का काम हो तो वो भी कर सकते हैं। और और जो भी मजदूरी से संबंधित योजना बनी है, इस योजना का अगर उनको लाभ नहीं मिल रहा है तो यूनियन जाके वहाँ पे दबाव बनाने की कोशिश सही। करें। बिल्कुल बिल्कुल। कभी हड़ताल करती है यूनियन? करती है। क्यों करती है हड़ताल? सुनते नहीं अपनी मांगों के लिए दबाव मांगों के बनाना। लिए हाँ। अगर मालिक सुनता नहीं तो फिर हड़ताल करना मालिक पड़ता है, है। कलेक्टर है, कोई भी हाँ। अधिकारी मानते कलेक्टर के हड़ताल नहीं, थोड़ी करते, हड़ताल तो मालिक से करोगे ना। कलेक्टर का तो धरना ज्ञापन दोगे देते जाके, हैं, ज्ञापन देते हैं। कलेक्टर का तो ज्ञापन दोगे, धरना दोगे। हड़ताल जो करते हो काम से हड़ताल करते हैं ना। हड़ताल किसके खिलाफ होती है? मालिक के खिलाफ। जब कोई काम, जब आपकी कोई मांग मालिक से है तो मालिक आपसे बात नहीं कर रहा है, आपकी बात को सुन नहीं रहा है, आपकी मांग को मान नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसके खिलाफ हड़ताल करेंगे, काम बंदी करेंगे। काम बंदी का के लिए होता है दबाव बनाने के लिए कि हमारी ये बात मानो तब हम काम शुरू करेंगे, तब तक हम काम नहीं करेंगे। लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा कानून से। हाँ, कानून की बात करेंगे, पर कानून में भी आपको अधिकार दिया गया है कानून हड़ताल ने पे इस चीज जाने का का। अधिकार दिया है। नहीं तो क्या है, कल वो केस कर सकता था, मेरे यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना, मेरे गेट पे बैठ गए और मेरे फैक्ट्री के अंदर बैठ गए और काम बंद कर दिया, तो वो केस ना कर सके, उसीलिए वो अधिकार दिया हुआ है मजदूरों को, वो हड़ताल कर सकता है। वो उसके पास कानूनी अधिकार है हड़ताल करने का। अच्छा, ये बताइए कि ये अधिकार क्यों दिया गया है? मतलब अगर ये अधिकार नहीं होता तो क्या अकेला इंसान जाके मालिक से लड़ाई कर सकता है? नहीं कर सकता। मालिक तो सामने खड़ा भी नहीं करेगा अकेले मजदूर को। अगर संगठन भी आ जाता है, अगर संगठन पे ये अगर जबरदस्ती है कि काम तो आपको करना ही है, तो मालिक सुनेगा आपकी बात? नहीं सुनते हैं ना। कहाँ सुनते हैं? मालिक कब सुनेगा? जब ऐसा थोड़ा मालिक को डर लगता है कि अरे ये हड़ताल पे ना चले जाए क्योंकि फिर अपना नुकसान होगा, मालिक तो तभी सुनेगा। अब ये जो कानून है इसमें हड़ताल करने का जो अधिकार है इसको छीन लिया गया है काफी हद तक। ये कानून क्या बोलता है कि अगर कभी ऐसा विवाद आ जाता है जिसकी वजह से संगठन को ऐसा लगता है कि नहीं अभी काम को रोक ही देना चाहिए, तो इसमें कंपलसरी कर दिया गया नोटिस देना। मतलब लिख के यूनियन ने थोड़ा कुछ दिन पहले, 2-3 हफ्ते पहले ऐसा मालिक को सूचना देनी है कि हम ये तारीख को हड़ताल करने वाले हैं। अब अगर ये सूचना दे देती है यूनियन मालिक को और सरकार को, तो अपने आप फिर उनके बीच में चर्चा का जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाती है। सौदेबाजी मतलब जो मध्यस्थता है, आपकी जो मांग है, ठीक है, आपने लिख के दे दिया कि अगर 15 दिन में हमारे रेट को 10% नहीं बढ़ाया गया तो हम हड़ताल पे चले जाएंगे। आपने लिख दिया कुछ और किसी लाभ के बारे में लिख के दिया है, तो क्या होगा कि जो 15 दिन का समय है, जो बीच का समय दिया गया है, वो इसलिए है कि अगर इस बीच में ये बात मध्यस्थता से ये सुलझ जाती है और ये दोनों की सहमति बन जाती है कि कितनी रेट बढ़ेगी, कितनी सुविधाएं होंगी जिन चीजों पे, तो फिर वो हड़ताल नहीं होगी। और नहीं अगर होता है तब फिर वो 15 दिन के बाद हड़ताल कर सकते हैं, पर इन 15 दिन के बीच में नहीं कर सकते। इसमें ये जरूर कहा गया है कि 15 दिन के बाद अगर उसने कोई समय दिया है और 5 दिन का आपको कि भाई 5 दिन बाद हम बात करेंगे और ये प्रक्रिया चल रही है, जो आपसे सुलह की प्रक्रिया है वो चल रही है, तो आप हड़ताल पर नहीं जा सकते, वो हड़ताल गैर कानूनी होगी। अगर वो आपको कोई जवाब ही नहीं देता है तब आप हड़ताल पे जा सकते हैं, और उसने सुलह की प्रक्रिया चालू कर दी तब आप हड़ताल नहीं कर सकते। तो हड़ताल का जो पहले आप आसानी से हड़ताल कर सकते थे मालिक के खिलाफ, तो उस पर काफी बंदिशें लगा दी। ऐसा कितने दिन तक करता रहेगा सर? मालिक वो घुमा सकता है, यही तो उसको अधिकार दे दिया, वो घुमा सकता है। 5-5 10 दिन करके वो टाल सकता है। लेकिन सूचित तो करता रहेगा। जो 2 चीजें इसमें, एक तो सूचित करता रहेगा और एक मध्यस्थता में, जब मध्यस्थता आपस में नहीं होती है तो उसमें श्रम व्यवहार भी आता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा नहीं पूरी तरह से उसके कंट्रोल में और वही घुमाता रहेगा, पर फिर भी कुछ सहूलियतें उसके लिए दी है। जो लचीलापन है ना कानून में, वो उसकी सहूलियत के लिए ज्यादा है, मजदूरों के लिए वो कम है। हाँ, ठीक है, तो हम तो यही सब चीज की तरह लड़ाई लड़नी चाहिए ना मजदूरों को। जैसे किसान बैठे हैं अपनी लड़ाई के लिए, उनके साथ गलत हो रहा है
तो मजदूर को किसानों की संख्या से कम है क्या? आधे से तो किसान और मजदूर एक ही है, तो अलग ही नहीं है। वो किसान भी और वो मजदूर भी है, तो उनको दोनों तरफ से मार पड़ेगी। एक तो किसानी की में छोटी मोटी खेती थी, उसके भी कानून ऐसे बन गए जिनमें हमारा अधिकार नहीं रहेगा, और मजदूरी की चीजों पर भी हमारा अधिकार नहीं रहेगा, तो गुलामी वापस आने वाली है। तो लड़ना पड़ेगा ना भाई। पर आप मुझे ये बताइए कि अगर संगठन के पास हड़ताल का अधिकार नहीं रहा तो संगठन दबाव कैसे डाल सकते? उसका हड़ताल काहे के लिए था? दबाव बनाने के लिए था ना। हड़ताल के समय का मजदूरी तो नहीं मिलती थी, मजदूरों को पता होता था कि हमें पैसा नहीं मिलेगा, उसके बावजूद भी काम क्यों बंद कर देते कि मालिक का नुकसान होगा तो वो भी बात करने के लिए आएगा। काम बंद होता है तो मजदूर के साथ साथ मालिक का भी नुकसान होता है ना। कई चीजें उनका तो चलता ही रहता है। कर्मचारी में तनख्वाह तो जाएगी जाएगी, उसकी काम हो या ना हो। मजदूरों की तो नहीं जाएगी, कर्मचारी की जाएगी, बाकी जो संचालन में जो खर्चे हैं वो तो लगेंगे लगेंगे ना। तो उसमें मालिक का भी नुकसान होता है, इसलिए लंबी हड़ताल को कभी चलाना नहीं चाहते। वो जल्दी से जल्दी बात करके इस चीज को रफा दफा करना चाहते हैं। तो अभी अगर हड़ताल करने का अधिकार हमसे छीन लिया गया है तो इसका मतलब है सामूहिक सौदेबाजी का जो अधिकार है वो भी हमारा कम हो गया है। हम ये नहीं बोल सकते कि या तो हम सबकी तनख्वाह बढ़ा दो वरना हम सब हड़ताल पे चले जाएंगे, है ना। इसका मतलब है कि संगठन के जो अधिकार है इस पे अभी थोड़ा सा ऐसा प्रेशर आ गया कि वो अधिकार थोड़े कम हो गए। संगठन की जो शक्ति है वो थोड़ी कम हो जाएगी इसके बाद। यहाँ तीसरी एक चीज आ जाती है, इसको मैं ज्यादा विस्तार में अभी नहीं बताऊंगी। अगर आपको किसी को इसमें और जानकारी चाहिए तो आप बाद में सेशन के बाद में पूछ लीजिए। इंग्लिश में इसको कहते हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट या नियत अवधि के लिए होने वाला काम। जिसका मतलब है कि जब आप काम ज्वाइन कर रहे हैं, जिस दिन से आप काम पे लग जाएंगे उसी दिन आपको पता है कि ये काम कितने महीनों का है या कितने सालों का है। हाँ, वो मतलब परमानेंट वाला काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप काम पे लग गए तो पहले तो ऐसा हुआ करता था ना, कुछ लोग ऐसे 10, 20, 30, 40 साल एक ही जगह काम कर रहे हैं। एक बार आपको वो नौकरी मिल गई, जैसे सरकार में नौकरी मिल जाती है तो फिर चिंता नहीं रहती कि नौकरी चली जाएगी। हाँ, थोड़ा हमें समाधान होता है कि ठीक है अभी नौकरी मिल गई, हम परमानेंट हो गए तो अभी हम यहीं रहेंगे। तो ये कानून के हिसाब से पहले भी ये होता था कि मजदूर को आज ले लिया कल बोल दिया नहीं तो चला जा, नहीं चाहिए अभी। और हो सकता है मजदूर 10-10 साल काम कर ले, एक दिन बस उसके ठेकेदार का या मालिक का दिमाग थोड़ा बस उससे हट गया, वो बोलेगा नहीं कल से मत आना, घर चले जा। हाँ, तो अभी ये कानून में ही ऐसा लाया गया है कि कुछ बहुत ही कम समय के लिए लोगों को रखा जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। हम सोच रहे हैं कि बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप कहीं बहुत ज्यादा समय काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे फिर आपकी मजदूरी बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे आप जैसे मजदूर से सुपरवाइजर बन जाएंगे, सुपरवाइजर से मैनेजर बन जाएंगे। हाँ, वही अगर आपको हर 3-4 महीने बाद नया काम ढूंढना है तो मजदूरी नहीं बढ़ेगी, इंसान आगे बढ़ ही नहीं पाएगा ना जिंदगी में। उसका जो जीने का स्तर है वो ऊंचा नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्थायित्व भी नहीं आता है। आदमी को जब पता होता है कि यही नौकरी करनी है तो अपना घर, बच्चों की शिक्षा ये सब करता ही नहीं करता है। और इन सब चीज के लिए पैसे की व्यवस्था, बैंक वगैरह जो लोन भी होते हैं या किसी से पैसा उधार लेना होता है तो वो उसी आशा पे करता है ना, मैं कमाई देता रहूंगा। बैंक परमानेंट नौकरी वाले को लोन देता है, खुली मजदूरी करने वाले को लोन बैंक नहीं देता है, क्योंकि उसको पता है कि इनकी कमाई का ठिकाना नहीं है, ये भरेगा कहाँ से। तो जब ये पता होगा कि उसके हाथ में जो लेटर है वो टेम्परेरी है, वो 2 साल की नौकरी का ही लेटर है, तो बैंक भी उसको लोन नहीं देगा। तो उसकी अगर इच्छा भी है अपने आप को वहां पे सेटल करने की तो वो नहीं कर पाएगा। और अभी मालिकों को ज्यादा छूट दे दी है। मतलब वो पहले क्या था कि पहले 6 महीने से ज्यादा का जो काम लगातार चलने वाला काम है उसमें आप टेम्परेरी वर्कर नहीं रख सकते थे। ये अलग बात है कि हम जब देखते हैं ना तो साल तक लोग टेम्परेरी रहते हैं। ये कानून के क्रियान्वयन के ऊपर है, कानून की व्यवस्था के ऊपर नहीं है। कानून में जो प्रावधान था कि पहले भी 6 महीने से ज्यादा का अगर कोई लंबा काम है तो उसमें शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये छूट दे दी है 5 साल तक के लिए भी वो रख सकता है, और 1-1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बदलते हुए लगातार वो लंबे समय के लिए भी फिक्स टर्म कर सकता है। 3 साल में ही मैं तुम्हें काम दूंगा, मैं तुम्हें 2 ही साल काम दूंगा। तो ये इसको कानूनी बना दिया गया, जो पहले इनफॉर्मल तरीके से चलता था और इसको कानूनी जामा पहना दिया गया। ठीक है, यहाँ कोई सवाल है या अगले कानून चले जाए? चाय भी इंतजार कर रहे हैं, एक काम कर सकते हैं, चाय पी के 10-15 मिनट में आ जाएंगे। जल्दी आना पड़ेगा, आगे को आपका आज जाने का दिन है, आपको ही पता है, ठीक है। आज जाने का भी दिन है, जल्दी आएंगे।
तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक हुआ है, फिर आप लोग बात आज की पैरालेगल मीटिंग में हम कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं। उसमें हमको कई नए नए जैसे कि बाल श्रम अधिनियम के बारे में, पॉक्सो एक्ट के बारे में और बाल कल्याण, जिला बाल कल्याण के जो साहब आए थे अधिकारी लोग, उनको बहुत कई प्रकार की छोटे कुपोषित बच्चों की योजनाओं के बारे में, योजनाओं से जुड़ना, इस तरह की कई प्रकार की बातों के बारे में बताया। जैसे पालनहार है और कुपोषित बच्चों हैं, इनका चयन करके इस ला करके फिर हमारे अधिकारियों को बताना। 1098 पर या तो कहीं से भी कॉल कर सकते हो। और के विषय के बारे में आपको कहीं पर भी ऐसे सेंटर खोले हुए हैं जो बच्चों को, कुपोषित बच्चों को इकट्ठा करके भी पालनहार की योजनाएं पूरी दी जा सकती है। स्थायी जगह पर ऐसे कुछ सेंटर हैं, जैसे प्रतापगढ़ है, कुछ सेंटरों के नाम भी बताए लोग सर ने, जिला बाल कल्याण समिति से सर आए थे उनको। तो ये टोल फ्री नंबर भी दिए हैं बात करने का, इस तरह की जानकारी मिली। समय बहुत अच्छी बड़ी, जहाँ हमको इतनी जानकारी नहीं थी पहले, तो आज यहाँ इस बैठक से बहुत अच्छी जानकारी मिली, जिससे हम इसका फॉलोअप गाँव में और अपनी पंचायत तक जा कर के करेंगे। और ऐसे लोगों को जो कि इनकी जानकारी नहीं है, इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े नहीं हैं, उनको जुड़ने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। ये आज की यूनियन के बारे में समझ पानी है। लोगों को अपने हक अधिकारों के लिए तैयार करें, उनसे जुड़ें और अपने जो कई प्रकार के सरकारी योजनाओं के लाभ दिलावें, उनसे जुड़ने का और उसके अपने हक अधिकारों की मांग रखें। और आगे जो भी एक कौन से कानून पे ज़्यादा बात हो रही है यहाँ पे? किस प्रकार के कानूनों की बातचीत हो रही है 2 दिन की इस कार्यशाला में? एक तो भुगतान के लेकर के, मजदूरी भुगतान के लेकर के, और उसकी क्षतिपूर्ति, किसी मजदूर के काम के दौरान किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो चुकी है या हो रही है, तो उन मजदूरों को किस प्रकार से फ़ायदा मिलता है, उसे ऐसे अपने अधिनियम बने हुए हैं, कानून बने हैं, उस कानून की जानकारी, प्लस कुछ कानूनों की अभी प्रेजेंट टाइम में 2020 के कानून कुछ बदलाव आ रहा है, तो कुछ ऐसी प्रक्रिया में चले गए हैं जिसको कानून न करके कोड का रूप दिया जा रहा है। ऐसा कुछ जानकारी हमको मिली आज की इस कार्यशाला में। तो आजीविका ब्यूरो की ये 2 दिवसीय कानूनी शिक्षण क्षमता वर्धन कार्यशाला पैरालीगल वर्कशॉप चल रही है आस्था ट्रेनिंग सेंटर में। और नाम क्या है आपका? PLR ही बोलते हैं। PLR साहब ने बहुत सुंदर जानकारी बताई है। पेरवाड़ा प्रभु लाल जी ने बहुत अच्छी जानकारी बताई है। काफ़ी समझ बनी है, काफ़ी सोच बनी है कि मजदूर भाइयों के विकास के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए कई प्रकार की ऐसी योजना है जो नई नई योजनाओं के बदलाव भी आते रहते हैं। उस बदलाव के तहत हम अभी इसका फॉलोअप अपनी पंचायतों में, अपने ब्लॉक स्तर पे करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को जानकारी करके इस योजनाओं से जोड़ने की हमारा प्रयास रहेगा फ्यूचर में, जब कभी भी हमारी इस तरह की कार्यशाला होगी इसमें। तो अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के लीडर जो हैं, हमारे ग्राउंड लेवल पे जो मजदूर हैं, उनके साथ उनके सर्वांगीण विकास में योगदान देते हैं और उसके साथ ही सरकार की जो स्कीमें आती है उसको लेके हम कैसे प्रचार करते हैं? क्या उसके लेके भी प्रचार करते हैं सर। हम जो छोटी छोटी ग्राम स्तर पे, पंचायत स्तर पे ऐसी बैठक के माध्यम से हम उसको वहाँ तक, हमारी यहाँ तक की संगठन की योजनाओं की जानकारी पहुँचाते हैं। लोगों से अधिक इस संगठन से, हमारे यूनियन से जुड़ने के लिए हम उनको एक रजिस्टर्ड प्रेरित करते हैं। ये तो बहुत ही सुंदर आपने बात बताई है और 2 दिन की इस कार्यशाला में वास्तव में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। और आगे भी इस तरह से सीखकर हम यहाँ सीख के जाते हैं, प्रशिक्षण लेके जाते हैं, और जब भी हम किसी को दूसरे को बता सकते हैं तो एक अच्छा अवसर है, हमारे को अवसर मिल रहा है कि हम किसी यहाँ पढ़ करके फिर सीख करके दूसरे ग्रामीण स्तरों पे ऐसे छोटे दानियों में ऐसी हमारी बात को
आप अपनी बात को आगे रखें और उनको समझाइश बनावें, लोगों में जागरूकता पैदा करें, समझाइश बनावें कि किस तरह से अपन को सामाजिक सुरक्षा में सरकारी योजनाओं का फ़ायदा लेना है, किस तरह से उससे जुड़ाव करना है, किस तरह से लोगों से एक दूर दराज का व्यक्ति उसको किस तरह के लाभ से जोड़ा जाए, उसकी क्या प्रवेश, क्या कंडीशन, क्या समस्या है, उनसे विशेष करके भावी पीढ़ी जो आज के युग में इसी पीढ़ी को आगे लाना, जो पीढ़ी को सुधारेंगे अपना देश का एक भविष्य सुधरेगा। इस तरह की हमारी मंशा है ये कि जब तक खास एक तो बच्चा है, आज का अबोध बालक है, उस बालक के प्रति हम जागरूकता रहेंगे और उसको सही दिशा देंगे तो अपना देश भी उन्नति करेगा, देश भी विकास के स्तर पर चलेगा। ये हमारा मूल भाव लेकर आए हैं, हमको सीख रहे हैं उससे।